तो दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एस.एन. गौरमडे की तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया कि इंडियन नेवी के जो कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है उसके अंतर्गत जो फ्रेंच कंपनी डैसॉल की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एम और बोइंग की तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेकर ट्रायल चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि अब नेवी के द्वारा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इनमें से किसी एक एयरक्राफ्ट को चुना जाना है और उसके बाद डील के ऊपर हस्ताक्षर करते हुए इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाना है। दोस्तों ट्रायल समाप्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ट्रायल में कौन से एयरक्राफ्ट दूसरे के ऊपर भारी पड़ा। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इन दोनों एयरक्राफ्टों में से अब इंडियन नेवी के द्वारा कौन से एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा। इंडियन नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा या फिर डैसॉल राफेल मरीन का इस्तेमाल होगा। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी सवाल का जवाब दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नेवी फिलहाल ट्रायल को समाप्त करने के बाद कौन से प्रोसेस को आगे बढ़ाने के तरफ अग्रिम है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट के लिए जो बोइंग कंपनी के डेग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंट मतलब राफेल एम का ट्रायल चल रहा था वो समाप्त हो गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस ट्रायल में दोनों एयरक्राफ्टों के कई तरीके के बारीकी को जांचा गया है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था स्की जंप से दोनों एयरक्राफ्टों के ऑपरेट होने का क्षमता। हालांकि यहाँ पे ऑपरेट होने का क्षमता को ही खाली जांचा नहीं गया बल्कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से संपूर्ण पेलोड और फ्यूल लोड के साथ स्की जंप से टेक ऑफ कर सकता है उसे भी जांचा गया। हाल ही में नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल S.M. गौरमडे की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेके नेवी जो टेस्ट और ट्रायल को अंजाम दे रहा था वो अब समाप्त हो गया है। हालांकि दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि अब नेवी के द्वारा इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को चुनने का डिसीजन लेना है और वाइस चीफ S.M. गौरमडे की तरफ से ये भी बताया गया कि जितना जल्दी हो सके नेवी के द्वारा ये डिसीजन ले लिया जाएगा। मतलब नेवी राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करेगा इसका डिसीजन जल्द से जल्द लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के बोइंग कंपनी और फ्रांस के डैसॉल एविएशन के बीच में ये जो कंपटीशन चल रहा है ये असल में इंडियन नेवी के मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के लिए है। और इनिशियल रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडियन नेवी ऐसे करीबन 57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए चाहता है। हालांकि बाद में खबर आया कि ये 57 एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को घटा के 36 एयरक्राफ्ट तक डाउन किया गया है जबकि कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी शायद ये रिक्वायरमेंट घटा के आधे से भी कम कर चुका है और बताया जा रहा है कि ये संख्या करीबन 26 के आसपास है। हालांकि दोस्तों अभी तक नेवी की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि नेवी कितने एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा पर कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि नेवी शायद अपने रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हुए 26 से अधिक एयरक्राफ्टों को भी खरीद सकता है। दोस्तों बेसिकली इस बारे में हमें तभी जानकारी मिलेगा जब नेवी की तरफ से एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत कौन से एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा इसका संपूर्ण डिटेल पब्लिक किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों संख्या को लेके वाइस चीफ की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि हमारे बेड़े में ऑलरेडी MiG-29 एयरक्राफ्ट है और हमारे तरफ से अब तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कितने संख्या में ये नया एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि मई महीने में ही बोइंग कंपनी के 2 FA-18E और F ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट गोवा के INS हंसा में लैंड किया था। बेसिकली INS हंसा में ही इन एयरक्राफ्टों का टेस्ट को अंजाम दिया गया है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS हंसा में एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए एक मॉक 283 मीटर लंबे फैसिलिटी का निर्माण किया गया है जहां पे स्की जंप भी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा INS हंसा में स्थित इस शोरवेस फैसिलिटी में स्की जंप ऑपरेट होने के टेस्ट को भी अंजाम दिया गया। हालांकि इससे पहले राफेल एम मतलब राफेल मरीन वेरिएंट के एयरक्राफ्टों का भी सिमिलर टेस्ट को गोवा के INS हंसा में ही अंजाम दिया गया था और यहाँ पे भी राफेल एम के स्की जंप फैसिलिटी से ऑपरेट होने के क्षमता को जांचा गया। बताया जाता है कि राफेल एम को लेके नेवी के द्वारा ये जो टेस्ट है ये जनवरी महीने में ही अंजाम दे दिया गया था और उसके बाद मार्च महीने में बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का गोवा में आना था लेकिन कुछ कारणों की वजह से थोड़ा डिले हुआ लेकिन अधिक डिले नहीं किया गया है और जल्द से जल्द सभी टेस्टों को अंजाम दे दिया गया। दोस्तों राफेल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के अगर ट्रायल को देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली इस ट्रायल को अलग अलग समय में इसीलिए अंजाम दिया गया ताकि इस टेंडर को लेकर सिंगल वेंडर कंडीशन का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे राफेल एम हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट दोनों एयरक्राफ्ट को ही बेसिकली कंपनियों के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए तो निर्माण किया गया है लेकिन दोनों एयरक्राफ्ट कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों से ही ऑपरेट होता है। फ्रेंच नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डेगॉल हो या फिर अमेरिका के निमिट्स और फोर्ट क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर
सभी कैटेपुल लॉन्चिंग इस्तेमाल करता है। पर भारत के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों में स्की जंप है। और दोस्तों इंडियन नेवी के टेंडर को पास करने के लिए दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में ही माइनर मॉडिफिकेशन का आवश्यकता था। और दोस्तों बताया जाता है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में इन मॉडिफिकेशनों को करने के बाद ही इंडियन नेवी के ट्रायल के लिए भेजा गया है। दोस्तों दोनों कंपनी की तरफ से ही भारत को यह भरोसा दिया गया है कि उनके जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन नेवी के IAC-1 मतलब इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 INS विक्रांत के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रांत को अगले महीने मतलब अगस्त महीने के 15 तारीख को कमीशन किया जाना है। और ये कमीशन सेरेमनी असल में 75वां स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन के साथ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों डैसॉल एविएशन के राफेल हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट हो, इनमें से जिस एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका इंडो पैसिफिक और नया गठबंधन क्वाड का भी रहेगा। दोस्तों चाहे इंडियन नेवी की तरफ से किसी भी एयरक्राफ्ट को चुना जाए, लेकिन उस एयरक्राफ्ट का प्रमुख भूमिका इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखने के लिए होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के ऊपर चाइना अपने दबदबे को बढ़ाते हुए इसे अपने अंतर्गत लाना चाहता है, ताकि यहाँ पे चाइना का मनमानी चले और ट्रेड रूट के ऊपर चाइना के कब्जे होने के साथ साथ अन्य देशों के ट्रेड के ऊपर भी चाइना का कंट्रोल हो। पर इंडो पैसिफिक अलायंस हो या फिर क्वाड हो, इसका गठन इसीलिए ही किया गया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को संपूर्ण रूप से फ्री और ओपन रखा जा सके। और ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट नया एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारत के इस सर्च को मजबूत करेगा। अब दोस्तों इंडो पैसिफिक और क्वाड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा भूमिका तो अमेरिका का ही है। क्वाड के 4 देशों में से भारत जहाँ पे है तो वहीं पे अमेरिका भी एक प्रमुख देश है। हालांकि अगर क्वाड के अन्य देशों को देखा जाए तो इन्हें अमेरिका के ही क्लोज फ्रेंड एलाई माना जाता है, जबकि इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका का एक बड़ा भूमिका है। अमेरिका ऑकस का भी हिस्सा है, जिस वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़े ताकत के रूप में अमेरिका को ही देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से भी इंडो पैसिफिक को मजबूत करने को लेकर भरोसा दिया गया है। और इंडो पैसिफिक में फ्रांस भारत के एक बेहतरीन और क्लोज फ्रेंड एलाई है और फ्रांस की तरफ से भी इंडो पैसिफिक को मजबूत करने को लेकर भरोसा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट इंडो पैसिफिक के जो सिक्योरिटी है और क्षेत्रों को जो ओपन और फ्री रखने का कॉन्सेप्ट है उसे बारीकी से पूरा कर सकेगा। दोस्तों अब इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट इस टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और कौन से एयरक्राफ्ट के चुने जाने का संभावनाएं अधिक है, उसे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि INS हंसा में जब एयरक्राफ्टों का परीक्षण हुआ तो दोनों एयरक्राफ्ट के द्वारा ही सक्सेसफुली सभी टास्क को पूरा किया गया और दोनों एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस एक दूसरे के टक्कर के बराबर था। दोस्तों यहाँ पे अगर डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट के संभावनाओं को देखा जाए तो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों को पॉजिटिवली देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयरफोर्स करीबन 36 राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से अगर नेवी के द्वारा इसके मरीन वेरिएंटों को खरीदा जाए तो ऑब्वियसली ये मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए बेहतरीन होगा। दूसरी तरफ अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेकर देखा जाए तो बोइंग कंपनी का दावा है कि उनके जो एयरक्राफ्ट है उसके ट्विन सीटेड वेरिएंट है। बोइंग कंपनी की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर कई तरीके के दावे किया गया, जहाँ पे उनका कहना है कि डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का जहाँ पे ट्विन सीटेड वेरिएंट नहीं है और केवल मात्र एयरफोर्स में ही इसके ट्विन सीटेड वेरिएंट का इस्तेमाल होता है, तो वहीं पे कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में FA-18 सुपर हॉर्नेट के E वेरिएंट को सिंगल सीटेड और F वेरिएंट को ट्विन सीटेड वेरिएंट के रूप में बनाया गया है। बोइंग कंपनी का दावा है कि इंडियन नेवी के ये एक अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेवी के द्वारा ट्विन सीटेड वेरिएंट को ट्रेनर वेरिएंट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों इसके अलावा बोइंग कंपनी की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट और राफेल के बीच में कंपेयर करते हुए बताया गया है कि राफेल के पास जहां पे फोल्डिंग विंग सेक्शन नहीं है तो वहीं पे FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के पास फोल्डिंग विंग सेक्शन है। मतलब ये अपने विंग को फोल्ड कर सकता है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को आसानी से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर बना हुआ एलिवेटर से ऊपर नीचे किया जा सकता है। वहीं पे बोइंग कंपनी का दावा यह है कि इस मामले में डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट खाली पीछे नहीं है, बल्कि एलिवेटर से ऊपर नीचे ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट के जो विंग टिप है उसे भी खोलना आवश्यक है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा बोइंग कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहां पे एक मिसाइल को कैरी करके स्की जंप से टेक ऑफ करने का क्षमता एयरक्राफ्ट के पास होना चाहिए, तो वहीं पे FA-18 सुपर हॉर्नेट ऐसे 2 मिसाइलों को कैरी करके टेक ऑफ कर सकता है। जबकि बोइंग कंपनी का ये कहना है कि डैसॉल एविएशन के राफेल केवल मात्र एक ही मिसाइल को लेकर उड़ान भर सकता है। हालांकि दोस्तों नेवी के रिक्वायरमेंट एक ही मिसाइल को लेके है, इस वजह से ये हम नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड में इस कारण से डैसॉल एविएशन के राफेल पीछे पड़ेगा। पर दोस्तों 2 फैक्टर यहाँ पे बहुत ही निर्णायक होगा, जिनमें से एक फैक्टर तो ये फोल्डिंग विंग सेक्शन है, जबकि दूसरा फैक्टर एयरफोर्स में ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों का होना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।